न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन है क्या, कागज क्या है, पोस्ट कोल्ड वॉर के दौरान क्या हुआ एंड आफ्टर द कोल्ड वॉर क्या हुआ, एंड वी टॉक्ड अबाउट द न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट के हमने कल एक थ्योरी पढ़ी थी जिसका नाम है न्यूक्लियर डिटरेंट थ्योरी. न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो बेसिकली दे आर डिटरेंट्स. डिटरेंट्स इन सॉर्ट के दे विल स्टॉप द कार्नेज द वर्ल्ड वॉर्स. क्योंकि क्योंकि जो हमारी स्टेट्स हैं उनको इस बात का डर है कि हम जो है वो एक दूसरे के ऊपर अगर हम एटॉमिक बम्स मारना स्टार्ट कर देंगे तो फिर दुनिया खत्म हो जाएगी. तो उसने डिटरेंस क्रिएट की है. और फिर हमने कल एक नियो रियलिस्ट कॉन्सेप्ट भी पढ़ा वॉल्ट साहब का, जिसके अंदर वॉल्ट साहब कहते हैं कि जी अगर आपने जिंदा रहना है, ह्यूमैनिटी ने एग्जिस्ट करना है, तो यू यू नीड टू लव दी न्यूक्लियर वेपन्स. ठीक है. तो आज हम देखते हैं कि क्या एक्चुअल में ये जो डिटरेंस थ्योरी हमें बताई जा रही है कि जी बिल्कुल जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो दुनिया के अंदर वॉर को रोक रहे हैं और स्टेबिलिटी को और पीस को क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं. क्या ये सच है? क्या ऐसा हो रहा है या ऐसा नहीं हो रहा? तो ये डिबेट है और इस डिबेट के दो बेसिकली क्या कहते हैं व्यूज हैं. कुछ लोग कहते हैं कि हाँ जी कि ये जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो दुनिया के अंदर पीस एंड स्टेबिलिटी जो है वो प्रमोट कर रहे हैं. उनके पास तीन चार अपने आर्ग्यूमेंट्स हैं. और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ये समझते हैं कि जो न्यूक्लियर वेपन्स है दे आर नॉट प्रमोटिंग द पीस एंड स्टेबिलिटी, रादर दे आर अ हैंगिंग स्वॉर्ड ऑन द ह्यूमैनिटी, कि कब वो चलेगी और ह्यूमैनिटी वुड एक्सटेंड फ्रॉम दिस वर्ल्ड. तो दोनों साइड्स की तरफ क्या है, अपने अपने क्या है जी आर्ग्यूमेंट्स हैं, ओपिनियंस हैं. लेट्स स्टडी देम फर्स्ट एंड देन वी विल कम टू दी सेक्शन जहां से हम पढ़ेंगे कि न्यूक्लियर एंटी प्रोलिफरेशन कहां से शुरू हुई और उसकी कौन कौन सी ट्रीटीज हैं. तो सबसे पहले जी जो लोग कहते हैं कि जी यस दी न्यूक्लियर वेपन्स प्रमोट पीस एंड स्टेबिलिटी, जो कहते हैं हाँ जी करते हैं, तो वो क्या कहते हैं, उनका सबसे पहला आर्गुमेंट है एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर वॉर. ये जो चार्ट मैंने निकाला है, ये आप अपने नोट्स अगर आपने प्रिंट करवाए हैं तो उसके ऊपर लिख लें कि ये चार्ट मैंने निकाला है ग्लोबल पॉलिटिक्स बाय हेनरी हैवर्ड. किताब का नाम क्या है जी? ग्लोबल पॉलिटिक्स बाय एंड्रयू हैवर्ड. हैवर्ड साहब ने ये चार्ट बनाकर अपने किताब में रखा है. वहां से मैंने स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पर ऐड किया है कि बेसिकली चार जो वो है वेज वो बताते हैं जिनके अंदर जो डिबेट है उसको उन्होंने समअप किया है. तो पहला पॉइंट इन द फेवर कि जी ड्यू न्यूक्लियर वेपन्स प्रमोट पीस एंड स्टेबिलिटी, तो वो क्या है, एब्सेंस ऑफ वॉर. कि जब से ये एटॉमिक बम्स आए हैं तो एक बार चले हैं सिर्फ, हिरोशिमा और नागासाकी के अंदर. वो भी क्यों? अगर हम सवाल पूछे आपसे, अगर मैं आपसे पूछूं कि वो वेपन्स भी क्यों चलाए थे अमेरिका ने, तो उसका जो रीजन है वो भी यही है, टू स्टॉप द वर्ल्ड वॉर 2. क्योंकि जब उन्होंने आपकी जर्मनी ने सरेंडर कर दिया वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर, हिटलर साहब ने कहा कि नाउ वी सरेंडर, हिटलर एक्सटिंक्ट हो गया. तो उसके बाद ताओ जो कि जापानीज हेड ऑफ द स्टेट था, उसने कहा कि वी विल फाइट, आपने लड़ना है हम लड़ेंगे आपसे, वी विल फाइट विथ यू. तो बेसिकली जो वो न्यूक्लियर वेपन्स जो है इस्तेमाल किए अमेरिका ने, वो इसलिए किए क्योंकि अगर और ज्यादा लड़ाई होती तो और ज्यादा ह्यूमैनिटी मरती और ज्यादा ह्यूमैनिटी का नुकसान होता. तो जो बंदा वॉर मोंगर है, जो कि एक्चुअली चाहता है कि दुनिया के अंदर वॉर होनी चाहिए, ही शुड पे द प्राइस फॉर इट. उसके लोग मरे ना, पूरी दुनिया के अंदर लोग क्यों मरे? तो उन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जैसे ही एटॉमिक बम जो है वो फेंके तो वॉर स्टॉप्ड एंड ताओ सरेंडर्ड कि ठीक है हम अब नहीं लड़ते. और उसके बाद 1945 से लेकर 2025 तक एक बार भी न्यूक्लियर जंग तो नहीं हुई. और बहुत सारी ऐसी जंगें हैं जो कि इस न्यूक्लियर वेपन्स की वजह से नहीं हुई दुनिया के अंदर. फॉर एग्जाम्पल कोल्ड वॉर पीरियड जो सबसे ज्यादा बड़ी मैनिफेस्टेशन है इस बात की कि आपकी रशिया, यूएसएसआर एंड अमेरिका आपस में नहीं लड़े क्योंकि दोनों एटॉमिक पावर्स थे. इसकी सबसे बड़ी
जो मैनिफेस्टेशन है राइट नाउ इज रशिया यूक्रेन वॉर, कि रशिया यूक्रेन वॉर हो रही है एंड अमेरिका एंड यूरोप आर नॉट इंटरफेयरिंग इन दैट मैनर। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि एटॉमिक वेपन्स है। तो दुनिया के अंदर इंडिया पाकिस्तान की मिसाल ले लो आपके, क्या इंडिया पाकिस्तान जो है उनका कोई बड़ी वॉर हुई आफ्टर एक्वायरिंग दी एटॉमिक वेपन्स? नहीं तो आप देख लो 1948 के अंदर वॉर लड़ी हमने, 1965 के अंदर वॉर लड़ी हमने, फिर हमने 1971 के अंदर वॉर लड़ी। के बाद आप बताओ कौन सी जंग लड़ी है आपने? स्कर्मिशेस हुए, कारगिल एक क्या था, एक स्कर्मिशेस था कि थोड़ा सा मसला हुआ, फिर हम लोगों ने दुनिया आकर कूद गई कि ये एटॉमिक पावर से एक दूसरे को मार ना दे। पुलवामा का अटैक देख लो, अभी अभी रिसेंट जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ इंडिया पाकिस्तान का, उसको देख लो तो आपको नजर आएगा कि न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो एक बहुत बड़ी डिटरेंस है। न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो एक बहुत बड़ी डिटरेंस है। किसके लिए? टू अवॉइड द वॉर। तो दुनिया के अंदर बेसिकली इन्होंने क्या किया है जी? वॉर को क्या किया है? एब्सेंट किया है। द एब्सेंस ऑफ वॉर सिंस द डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स इन द वर्ल्ड। लेट्स मूव टू द अपोजिट साइड। वो क्या कहती है? वो कहते हैं जी fallibility of deterrent system, the theory of nuclear deterrence is naive and dangerous। वो कहते हैं it is a very dangerous thing। आप ये कह रहे हो कि हमारे यहाँ एक बम पड़ा हुआ है, वो कभी भी फट सकता है, और वो बम जो है हम दुनिया को दिखाकर डरा रहे हैं कि लड़ना मत, ये फट जाए। अगर किसी ने अगर किसी ने उसको यूज कर लिया तो इंटायर ह्यूमैनिटी विल एक्सटिंक्ट। वो कहते हैं a world in which there are nuclear weapons will always carry the threat of nuclear war। एक थ्रेट तो होगी ना हमेशा। अगर यहां पर सेंसिबिलिटी ना हो, इंडिया जो है पाकिस्तान के ऊपर हमला कर ले और पाकिस्तान जो है वो नजर आए पाकिस्तान को कि जी हम हार रहे हैं, तो व्हाट वुड पाकिस्तान डू? पाकिस्तान विल फायर दी न्यूक्लियर वेपन। उनकी स्ट्रेटेजी के अंदर लिखा हुआ है वी विल यूज इट फर्स्ट, द फर्स्ट यूज स्ट्रेटेजी ऑफ पाकिस्तान। जी हम इस्तेमाल करेंगे। वो मैंने आपको कल भी बताया था कि मुशर्रफ साहब ने कहा कि जी हमने एटॉमिक वेपन्स जो है वो दिवाली में चलाने के लिए तो नहीं रखे हुए, पहला हमला हम किशनगंगा डैम में करेंगे और वो उड़ाएंगे, और वो एटॉमिक बम से उड़ाएंगे। इट वॉज अ ओपन थ्रेड बाय रिटायर्ड आर्मी जनरल ऑफ पाकिस्तान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, हु शोड द मेंटालिटी ऑफ पाकिस्तान आर्म फोर्सेस। और हम सब, and we all, the nation of Pakistan, the people of Pakistan, we all romanticize this idea। हम रोमेंटिसाइज करते हैं ना, जब हमारे पास है जी इंडिया हमसे डर गया, एंड वी गेट प्राइड इन इट। जी ये तो है, और उस प्राइड के चक्कर में कोई पॉपुलिस्ट लीडर अगर हमला कर देता है इंडिया के ऊपर और इंडिया पाकिस्तान के ऊपर, तो इंटायर साउथ एशिया वुड बी एक्सटिंक्ट। ये डिटरेंस जो है वो तो टाइम बम है कि कभी भी वो टाइम बम फटा और सब कुछ खत्म हो गया। ये ऐसा ही है कि जी हम एक कमरे में टाइम बम फिक्स कर दें और कहें कि जी देखो इस कमरे की सिक्योरिटी के लिए ना हमने टाइम बम लगाया हुआ है, आप देखो इस कमरे के अंदर कोई नहीं दाखिल होता। जब वो टाइम आएगा, जब वो बम फटेगा, तो कमरा ही नहीं होगा ना। उसके बाद दूसरा आर्ग्यूमेंट जो देते हैं वो है इफेक्टिव डिटरेंस। द प्राइमरी मोटिव फॉर acquiring nuclear weapons is deterrence, the prevention of war through the massive devastation that would befall an aggressor। वो कहते हैं कि ये एक इफेक्टिव डिफरेंस है कि म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन का एक कॉन्सेप्ट है। किसका? म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन का एक कॉन्सेप्ट है कि जी जब आप एटॉमिक वेपन्स को इस्तेमाल करोगे तो ना सिर्फ आप अपने एनिमी को मारोगे, पर वही चीज आपको भी तो तबाह कर देगी। वही चीज आपको भी तो तबाह करेगी ना, क्योंकि सेकंड स्ट्राइक जो है वो तो आपके अपोनेंट के पास होता है। लेट्स सपोज रशिया इज अटैकिंग द अमेरिका और अमेरिका तबाह हो गया, तो क्या आपको लगता है कि रशिया उधर ही होगा? रशिया भी तो तबाह होगा ना उसके साथ, क्योंकि अमेरिका विल स्ट्राइक बैक। जैसे इंडिया पाकिस्तान का जब जंग हुई ना, एक हमारे यहाँ एक सेगमेंट है जो कि वॉर मोंगर्स है। वॉर मोंगर्स वो जो कि
वॉर के प्रो होते हैं, चाहते हैं कि जी वॉर हो। तो वो उन्होंने एक आइडिया दिया कि देखो, पाकिस्तान इज अ इस्लामिक स्टेट, अ मुस्लिम स्टेट, ठीक है। अब पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट है, तो पूरे दुनिया के अंदर कितनी इस्लामिक स्टेट्स हैं? 57। कितनी जी? 57। एक पाकिस्तान ना रहे तो फिर भी 56 इस्लामिक स्टेट्स इस दुनिया के अंदर मौजूद है। फिर भी 56 इस्लामिक स्टेट्स इस दुनिया के अंदर मौजूद है। पर दुनिया के अंदर हिंदू स्टेट्स कितनी है? एक, इंडिया। तो अगर हम इंडिया को तबाह कर दें तो पाकिस्तान भी तबाह हो जाए, इन दोनों में इंडिया भी गया, पाकिस्तान भी गया, तो हिंदुइज्म तो इस दुनिया से ही खत्म हो जाए। बहुत सारी लोगों ने बोला है, ज्यादा वॉर मोंगर है इसमें, रिलीजियस फैनेटिक। तो आप मुझे बताओ कि यहां पर लोग इस हद तक आ गए हैं कि वो ये कहते हैं कि अगर हम तबाह हो गए तो इट्स ओके, देयर इज सर्टेन सेक्शन ऑफ द पीपल। पर ओवरऑल जो सेन माइंड्स होते हैं वो ये समझते हैं कि अगर हम किसी और को तबाह करेंगे तो वो चीज हमें भी तबाह करेगी। तो इसलिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक वेपन्स होने चाहिए इन लोगों को डराने के लिए। दे आर नॉट फॉर द यूज। उसके अगेंस्ट जो आर्ग्यूमेंट है वो है डेंजर ऑफ न्यूक्लियर इम्बैलेंसेस। देयर इज नो गारंटी दैट द वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल न्यूक्लियर proliferation will preserve the balance of power. अब what is vertical and what is horizontal inequalities? Vertical and horizontal inequalities का मतलब ये होता है कि आप एक established न्यूक्लियर पावर है, एक established न्यूक्लियर पावर है और उसके पास, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान इज इन डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर और उसके पास 70 से 80 वॉर हेड्स है। तो अगर हम ये 70 से 80 से लेकर 180 तक लेकर जा रहे हैं तो वी आर मूविंग अवर वॉर हेड्स वर्टिकली। हॉरिजॉन्टल इनइक्वालिटीज प्रोलिफरेशन क्या होती है कि जब मल्टीपल स्टेट्स बिकम द न्यूक्लियर स्टेट्स। दुनिया के अंदर 8 एस्टेब्लिश्ड स्टेट्स हैं, जब ये 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 बढ़ती जाए तो ये क्या है जी? हॉरिजॉन्टल प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर्स, न्यूक्लियर बम्स। समझ रहे हो? बात समझ आई? रिपीट करो। नहीं है ना? समझा। मेरे पास एक लैपटॉप है, कंसीडर इट। अब मैंने ही एक और लैपटॉप लिया, फिर तीसरा लैपटॉप लिया, चौथा, पांचवा, छठा। तो मेरी कौन सी ग्रोथ हो रही है? वर्टिकल। अब इस कमरे में एक बंदे के पास लैपटॉप है जो कि मैं हूं, जोएब साहब ने लिया, भागचंद साहब ने लिया, बुरल खान ने लिया, 3 लोगों ने ले लिया। अब ये कौन सी प्रोलिफरेशन है? हॉरिजॉन्टल। तो ऐसे ही दुनिया के अंदर 8 न्यूक्लियर स्टेट्स हैं। दुनिया के अंदर 8 एस्टेब्लिश्ड न्यूक्लियर स्टेट्स हैं। जब ये 9 हो जाएंगी, 10 हो जाएंगी, 11 हो जाएंगी तो इट इज द हॉरिजॉन्टल प्रोलिफरेशन। पर अगर यही 8 एस्टेब्लिश्ड जो स्टेट्स हैं, यही 8 एस्टेब्लिश्ड जो स्टेट्स हैं, वो अपने वॉर हेड्स और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को एक्सपेंड करती जाएंगी तो हम उसको क्या कहेंगे? इट इज अ वर्टिकल प्रोलिफरेशन। बात समझ में आ गई? तो डेंजर ऑफ न्यूक्लियर इम्बैलेंसेस के अंदर एंड्रयू हेवर्ड साहब क्या कहते हैं कि देयर इज नो गारंटी दैट द वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल nuclear proliferation will preserve the balance of power. Indeed, proliferation is inevitable, creates temporary imbalances which may then be exploited by aggressive states. After all, the Hiroshima and Nagasaki bombs were dropped to take advantage of precisely such a military imbalance. ये कहते हैं कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हम न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर करते हैं टू क्रिएट अ बैलेंस ऑफ पावर। हमने कल बात की थी इसके ऊपर कि जी बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट किया, जब इंडिया ने धमाका किया तो पाकिस्तान ने भी धमाका किया कि क्या हो जाए? बैलेंस ऑफ पावर हो जाए। तो जब बैलेंस ऑफ पावर की बात करते हैं हम, तो क्या ये लाजमी बैलेंस ऑफ पावर के लिए ही न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन होती है? कहते हैं नहीं। ये बैलेंस ऑफ पावर के चक्कर के अंदर बहुत सारी मिलिट्रीज जो हैं वो एग्रेसिव बन जाती हैं और वो यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स कर सकती हैं, जब तक अगला जो कंट्री है वो न्यूक्लियर बम जो है अक्वायर करे। उसकी सबसे बड़ी जो मैनिफेस्टेशन है वो था जी जापान के ऊपर हमला अमेरिका का, कि उसने क्या इस्तेमाल किया? इम्बैलेंस को। उसको पता था कि जापान के पास न्यूक्लियर बम नहीं है, तो उसने अपना न्यूक्लियर बम क्या कर दिया? इस्तेमाल कर लिया। उसके बाद जो
लोग बात करते हैं इन द फेवर ऑफ न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन और द न्यूक्लियर बॉम्ब फॉर द पीस, तो वो ये कहते हैं कि इससे इंटरनेशनल स्टेबिलिटी होती है. The vertical proliferation of nuclear arms has not destabilized international politics because it has tended to preserve the balance of power, albeit through a balance of terror. वर्टिकल ग्रोथ होती है तो वो तो बैलेंस ऑफ पावर होती है, जिससे इंटरनेशनल इंस्टेबिलिटी तो नहीं आई. हमेशा दुनिया के अंदर पीस खराब होता है वो तब होता है जब इंस्टेबिलिटी आए, क्योस आए, अनार्की आए. क्या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर, इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर न्यूक्लियर वेपन्स की वजह से कभी भी अनार्की आई है? तो फेवर वाले कहते हैं कि कभी भी नहीं है. और बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस हैं जहां पर अनार्की को खत्म किया है किसने? न्यूक्लियर वेपन्स ने. जैसे पाकिस्तान इंडिया वॉर हुई तो ये साउथ एशिया के अंदर क्या कहती है, एक सॉर्ट ऑफ अनार्की, पॉलिटिकल अनार्की पैदा होगी ना पूरे साउथ एशिया के अंदर, जहां पर हमारा ट्रेड खत्म हो जाता, हमारा पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है साउथ एशिया के वो क्या हो रहे थे, डैमेज हो रहे थे. तो उस चीज को रोका किस चीज ने? न्यूक्लियर वेपन्स ने. कि भाई आपके जो जो ट्रम्प साहब है उन्होंने कहा कि दे वुड ट्रेड न्यूक्स. याद है आपने स्टेटमेंट आई ट्रम्प साहब की कि द इंडिया एंड पाकिस्तान वर अबाउट टू ट्रेड द न्यूक्लियर न्यूक्स. ट्रेड मतलब एक दूसरे को मारने लगे थे. तो द president of United States is saying that they were about to hit themselves with the nuclear weapons and I went there to stop them. तो आपको नहीं लगता कि ये एक बहुत बड़ा इशू है जिसको जिसको हल करवाया किसने? किसने? ट्रम्प साहब ने. क्यों करवाया? क्योंकि इंटरनेशनल के न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल हो जाएंगे तो ओवरऑल खिता क्या हो जाएगा? तबाह हो जाएगा. ठीक है. तो ये जो प्रोपोनेंट्स है वो कहते हैं कि बेसिकली उस न्यूक्लियर वेपन्स की वजह से अमेरिका इन्वॉल्व हुआ और साउथ एशिया में स्टेबिलिटी लेकर आ. अगर न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होते तो अमेरिका कहते लड़ो मरो, हमारा क्या है, हमें तो कोई नुकसान नहीं होगा. तो दुनिया के अंदर इंटरनेशनल स्टेबिलिटी कायम करने के लिए न्यूक्लियर वेपन्स की जरूरत है. उसके बाद इररेस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर्स के सबसे यूजेबल न्यूक्लियर वेपन्स. Development in recent years have focused increasingly on the production of nuclear weapons that have a more precise and content impact, making them usable. हमने कल बात की थी मिनी न्यूक्स की कि अब दुनिया जो है वो मिनी न्यूक्स की तरफ जा रही है जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं. वी टॉक्ड अबाउट इट. यूके ने इनिशिएटिव लिया कि मिनी न्यूक्स बनाते हैं. अमेरिका ने सबसे पहले ये इनिशिएटिव लिया कि मिनी न्यूक्स बनाते हैं और वो हम किधर रखेंगे? पोलैंड के अंदर, चेक रिपब्लिक के अंदर. और अगर हमें वहां से इस्तेमाल करने पड़े वी विल यूज इट अगेंस्ट दी रशिया एंड ईरान. तो जब आप मिनी न्यूक्स की बात करते हो इट इज आल्सो अ डेंजर ना, कि वो भले ही एक इलाके को, एक शहर को सिर्फ नुकसान पहुंचाए पर है तो एटॉमिक वेपन. वो इलाका, वो शहर तो सदियों के लिए खत्म हो गया ना. एंड लास्टली न्यूक्लियर स्टेट्समैनशिप की बात करते हैं. द पोजीशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स में endanger a sense of responsibility and a strong bias in favor of caution, even states that had previously been inclined towards adventurism or aggression. वो कहते हैं कि न्यूक्लियर स्टेटमेंटशिप पैदा करता है उन कंट्रीज के अंदर जो कि एग्रेसर्स रही है. फॉर एग्जाम्पल जर्मनी की तारीख उठाकर देख लो कि जर्मनी हैज बीन एन एग्रेसर कंट्री. ठीक है ना. एग्रेशन करती है. हिटलर का दौर देख लो, वर्ल्ड वॉर 1 देख लो, वर्ल्ड वॉर 2 देख लो. जर्मनी ने हमेशा हमला किया मास्को के ऊपर. आपको पता है जर्मनी आराम से हिटलर जीत जाता अगर वो मास्को के ऊपर हमला नहीं करता. पागल हो गया था, मास्को के ऊपर हमला कर दिया उसने. और मास्को डिड एन अलायंस विद द हिटलर. अलायंस तोड़कर उसके ऊपर हमला कर दिया उसने. वो कह रहा था रशिया भी मुझे चाहिए. ठीक है. क्यों? क्योंकि वो एग्रेसर कंट्री है. क्या है? एक एग्रेसर कंट्री. वो कहता है अगर इससे एग्रेसर कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ जाएंगे ना तो उसका फायदा ये होगा कि वो ये समझेंगे कि हमारी एग्रेशन से दुनिया तबाह हो सकती है. तो विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो वो रिस्पॉन्सिबल बिहेव करेंगे जिसको वो टर्म्स देते हैं न्यूक्लियर स्टेट्समैनशिप. एग्जाम्पल वो देता है रीजनल टेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान आर मच लेस लाइकली टू लीड टू वॉर नाउ डेट बोथ पावर possess न्यूक्लियर वेपन्स. इंडिया पाकिस्तान के ऊपर वॉर नहीं होनी कभी भी. थोड़े छोटे से मसाइल होते रहते हैं जब भी इंडिया के अंदर इलेक्शंस होते हैं या जब भी
मोदी का जो वो लेजिटिमेसी खतरे में पड़ जाती है, या अवाम के अंदर उसकी जो पॉपुलैरिटी है वो खतरे में पड़ जाती है, तो वो कोई ना कोई ऐसा मसला कर देता है और फिर अपने आप को जो है बड़ा लीडर साबित करता है इंडिया के अंदर। स्कमेशेस होते हैं, कभी भी वार नहीं होगी अकॉर्डिंग टू दी साइड जो कि फेवर करती है कि जी दुनिया के अंदर पीस एंड स्टेबिलिटी जो है वो प्रमोट करते हैं। अनदर साइड वो कहती है कि भाई आप पॉलिटिकल न्यूक्लियर स्टेटमेंटशिप की जो बात करते हो, अगर यही न्यूक्लियर वेपन्स रॉन्ग हैंड्स के पास, इररेस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर्स के पास चले जाएं जैसे किंग जॉन्ग उन है, हाँ, या यही अगर नॉन स्टेट एक्टर्स के पास चले जाए, तालिबानों के पास अगर ये होते, अफगानिस्तान न्यूक्लियर पावर होता और इस वक्त तालिबानों के पास न्यूक्लियर होते, तो आपको क्या लगता है तालिबान क्या करते थे? अभी इसराइल को ठोक चुके होते। अगर यही लबनान के पास होते तो हिजबुल्लाह क्या करता? यही अगर यमन के पास न्यूक्लियर वेपन्स होते और वहां पर हौथियों की हुकूमत आ जाती और वो कब्जा कर लेते तो क्या होता? अगर सीरिया के इधर होते और वहां पर आईएसआईएस की हुकूमत आ जाती तो क्या होता? तो कल हमने पढ़ा था ना कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियर टेररिज्म, पढ़ा था। द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियर टेररिज्म किसने दिया था? ग्राम टी एलिसन, याद तो करो। ग्राम टी एलिसन, ग्राम टी एलिसन साहब कहते हैं ना कि न्यूक्लियर टेररिज्म है, तो ये इररेस्पॉन्सिबल हाथ जो है वो कौन है? नॉन स्टेट एक्टर्स, और कुछ ऐसी स्टेट्स भी हैं जो कि रोग स्टेट्स हैं, जैसे अकॉर्डिंग टू द लिबरल पॉइंट ऑफ व्यू ईरान हो गया, सीरिया हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, इराक हो गया। और आपको पता है बराक ओबामा कहता है द मोस्ट डेंजरस कंट्री इन द वर्ल्ड कौन है? पाकिस्तान। पाकिस्तान इज द मोस्ट डेंजरस country according to Barack Obama. Why? Because Pakistan possesses atomic weapons, और यहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट मुल्ला भी है, और यहाँ पर कभी भी कब्जा हो सकता है तालिबान जैसे लोगों का, और वो इन एटॉमिक वेपन्स को क्या कर सकते हैं? यूटिलाइज कर सकते हैं। तो पाकिस्तान इज आल्सो रिगार्डेड एज इररेस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर के कहीं पर भी कभी भी ये कुछ कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है मेरी? So this is the debate between the two powers regarding the peace and promote stability, और न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो दुनिया के अंदर क्या फैलाएंगे? क्योस और अनार। उसके बाद जी दुनिया न्यूक्लियर एंटी प्रोलिफरेशन स्ट्रेटजीज के ऊपर गई कि जो आइडिया है कि जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो दुनिया के अंदर पीस एंड स्टेबिलिटी प्रमोट करते हैं, वो ज्यादा दुनिया ने बाय नहीं किया। दुनिया ये समझती है, क्योंकि मैंने कल भी आपको बताया कि लिबरल पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो क्या है? खराब है। न्यूक्लियर वेपन्स क्या है? वो इस दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, कि इस दुनिया का जो एग्जिस्टेंस है वो थ्रेट में आ सकता है, लिबरल वर्ल्ड कहती है। तो उन्होंने कहा कि जी नहीं, ये न्यूक्लियर वेपन्स जो है ना, दे डू नॉट प्रमोट पीस एंड स्टेबिलिटी, रादर दे आर स्वॉर्ड हैंगिंग ऑन द थ्रोट ऑफ द वर्ल्ड, जो कि कभी भी उसकी जो हेड है उसको काट सकती है। तो वी शुड गो एंड डीन्यूक्लियराइज द वर्ल्ड, कि न्यूक्लियर वेपन्स को क्या करना चाहिए? खत्म करना चाहिए। तो वहां से कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर एंटी प्रोलिफरेशन स्ट्रेटेजी। क्या कहते हैं जी? न्यूक्लियर एंटी प्रोलिफरेशन स्ट्रेटेजीज। तो न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल जो है वो सेंट्रल मीन रहा है कि ग्लोबल सिक्योरिटी को और कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए आर्म्स कंट्रोल हर दुनिया के अंदर, आपने सुना होगा, हर बंदा हर कंट्री ये चाहता है कि आर्म्स रेस ना हो। जब भी आर्म्स रेस होती है तो उसके नताइज जो है वो हर कंट्री के लिए बुरे हैं। सबसे बड़ा इसका मिसाल ले लो पाकिस्तान और इंडिया। तो पाकिस्तान और इंडिया के अंदर इतनी ज्यादा गुर्बत है, पाकिस्तान और इंडिया के अंदर इतनी ज्यादा गुर्बत है, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, हमारा हेल्थ स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, एजुकेशनल स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, बट वी इन्वेस्ट बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ रुपीज ऑन व्हाट? डिफेंस बजट्स और आर्म्स आर्म्स प्रोक्योरमेंट के ऊपर हम खर्च करते हैं। अब देखो रिसेंटली जी इंडिया ने फ्रांस के साथ एक और डील की 7.1 बिलियन डॉलर्स की कि हमें और रॉकेट्स दो। अब 7.1 बिलियन डॉलर्स अगर इंडिया अपने जो है पॉवर्टी के ऊपर खर्च करे, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स के ऊपर खर्च करे, तो कितने हजारों और लाखों लोग जो है वो पॉवर्टी लाइन से बाहर निकल आते हैं। पर पाकिस्तान जो है वो इतना बड़ा मुल्क नहीं है जो कि इतनी ज्यादा बजट जो है वो खर्च करे ऑन द डिफेंस पर्पसेस। पर क्या करें, मजबूरी है।
तो आर्म्स कंट्रोल जो है वो इनएविटेबल है इस दुनिया के अंदर, और खास करके डेवलपिंग नेशंस के लिए जैसे पाकिस्तान है। अब आप लेट्स सपोज कि पाकिस्तान 3,000 4,000 ट्रिलियन रुपीस जो है वो हर साल खर्च करता है डिफेंस के ऊपर। अब 4,000 ट्रिलियन रुपीस, आपको क्या लगता है कि इतने ज्यादा जो पैसे हैं, इतने ज्यादा पैसे अगर हमारे एजुकेशन सेक्टर पर, हेल्थ सेक्टर पर, एनवायरनमेंट के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, वाटर के ऊपर, क्लाइमेट चेंज के ऊपर और मल्टीपल अदर सोशल सेक्टर्स हैं उनके ऊपर अगर ये लगे, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा? पाकिस्तान की डेस्टिनी चेंज नहीं हो पाएगी? सिर्फ एक कश्मीर इशू ने पाकिस्तान को क्या किया हुआ है, हॉस्टिज किया हुआ है कि जी हमें अपने डिफेंस जो है उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि एक ईस्टर्न बॉर्डर पर हमारा एक दुश्मन इंडिया बैठा हुआ है, वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर अफगानिस्तान है जहां से हमारे यहाँ टेररिज्म आता है, फिर उसकी वजह से पाकिस्तान इज आल्सो अ विक्टिम ऑफ हाइब्रिड वॉरफेयर, जिसके थ्रू टेररिज्म जो है पाकिस्तान के अंदर स्प्रेड हो रहा है। तो सिर्फ आर्म्स हम परचेज करते हैं, आर्म रेस का हम हिस्सा हैं, क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान को सिक्योरिटी के मिसाइल से। तो अगर इंडिया और पाकिस्तान दोनों आर्म्स कंट्रोल करें और वो अक्वायर ना करें ज्यादा से ज्यादा आर्म्स को, तो पाकिस्तान भी नहीं करेगा, क्योंकि बैलेंस ऑफ पावर डिस्टर्ब होता है। पाकिस्तान गो फॉर अक्वायरिंग मोर एंड मोर वेपन्स। या अब इससे इसकी सबसे बड़ी मिसाल है सऊदी अरबिया। कि सऊदी अरबिया को देख लो कि सऊदी अरब जो है वो ज्यादा से ज्यादा आर्म्स जो है वो लेता है, डिफेंस डील करता है। अभी 600 बिलियन डॉलर्स की जो डील है उसका जो ज्यादातर हिस्सा है वो तो डिफेंस के ऊपर है ना, जो ट्रम्प के साथ उसने की है। तो ये जो सारी की सारी डिफेंस डील होती है वो क्यों करता है? क्योंकि सिक्योरिटी के मसाइल है। और जब सऊदी अरबिया करता है तो इसराइल कहता है जी मुझे भी लेने चाहिए, फिर ईरान कहता है जी मुझे भी लेने चाहिए, फिर दूसरे कंट्रीज उस रेस का हिस्सा बनते हैं। तो इस दुनिया के अंदर हमें आर्म्स कंट्रोल करना पड़ेगा अगर हमने इस दुनिया को क्या करना है, प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेकर जाना है। और वो आर्म्स कंट्रोल जो है स्टार्ट कहां से करना है? न्यूक्लियर एंटी प्रोलिफरेशन से, क्योंकि सबसे बड़ा जो ज्यादा पैसा लगता है वो किसके ऊपर लगता है? न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर। क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स को फायर करने के लिए आपको मिसाइल सिस्टम्स चाहिए, मिसाइल सिस्टम्स चाहिए, वो मिसाइल प्रोग्राम बनाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अभी दुनिया जो है वो ज्यादा ईरान के न्यूक्लियर जो स्टेशन है या टेक्नोलॉजी है उससे परेशान नहीं है। उन्होंने जो देखा कि उन्होंने इतना बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल्स का सिस्टम बनाया हुआ है, तो फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन साहब ने क्या कहा कि ईरान तो के पास इतना बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल्स का सिस्टम कहां से आया, ये बड़ा खतरा है, इसको ये खत्म कराओ पहले। या किम जोंग उन साहब जो है हर दूसरे दिन कोई ना कोई ब्लास्ट करते रहते हैं, तो बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाने पड़ते हैं, के ऊपर पैसा लगता है बहुत सारा। और वही बैलिस्टिक मिसाइल जो है फिर हमें लेकर जाते हैं डिफेंस सिस्टम्स की तरफ। आयरन डोम जो ईरान इसराइल ने लिया हुआ है, या S-400 है, या पैट्रिक्स है अमेरिकन डिफेंस सिस्टम, ये डिफेंस सिस्टम के ऊपर बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च होते हैं। आपको पता है कि ये जो इंटरसेप्ट करते हैं मिसाइल्स, ये जो इंटरसेप्ट करते हैं मिसाइल्स आयरन डोम के थ्रू इसराइल इंटरसेप्ट करता है, वो सारे के सारे मिसाइल्स जो है ज्यादा कॉस्ट करते हैं एज कंपेयर टू द बैलिस्टिक मिसाइल ऑफ ईरान। हंड्रेड्स ऑफ बिलियन डॉलर्स जो है उनके ऊपर खर्च होते हैं। तो इतने सारे पैसे खर्च होते हैं। So the objective of arms control is therefore to regulate arms levels either by limiting their growth or by restricting how they can be used। एक उनकी ग्रोथ को रोके और फिर उनका इस्तेमाल को भी रोके। हम ऐसे नहीं कर सकते कि बस बैलिस्टिक मिसाइल बनाए और मार देंगे किसी को। सो मल्टीपल फॉर्मल बायलैटरल एग्रीमेंट्स जो हैं इसके लिए बनाए हुए हैं हम लोगों ने कि जी हम ये जो आर्म्स का कंट्रोल कर सकें और उसके अंदर बेसिकली हम न्यूक्लियराइजेशन जो है वो रोक सकें। उसके लिए मल्टीपल किस्म के जी आर्म्स कंट्रोल के वो हैं, क्या कहते हैं जी, ट्रीटीज हैं। तो ये जो ट्रीटीज हैं वो इस्तेमाल होती हैं मेजर न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल एग्रीमेंट, है ना।
तो इन मेजर न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल एग्रीमेंट की जो स्टार्टिंग होती है ना, वो मैंने आपको कल भी बताया था, वो होती है एक स्पीच से। प्रेसिडेंट डॉइट डी आइजनहोवर साहब ने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली को एक स्पीच की थी ऑन दिसंबर 8, 1953। उस स्पीच का नाम क्या है? एटम्स फॉर पीस। तो जब भी आपको पॉलिटिकल साइंस के पेपर के अंदर, करंट अफेयर्स के पेपर के अंदर, या आईआर के पेपर के अंदर, या कोई ऐसे के अंदर कोई ऐसी आर्ग्यूमेंट आता है, या पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट आता है, तो रिमेंबर कि आपने स्टार्ट जो है ना, वो एटम्स फॉर पीस से करना है। कहां से करना है जी? एटम्स फॉर पीस से करना है। कि ये जो एंटी न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन की जो स्ट्रेटजीज थी, वो यहां से जन्म लिया उन्होंने, एटम्स फॉर पीस के अंदर। कि जब यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली के अंदर उन्होंने कहा कि जी हमें इंटरनेशनल एफर्ट करनी चाहिए टू हार्नेस द पीसफुल पोटेंशियल ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, पीसफुल पोटेंशियल ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, के पीस के लिए हमें न्यूक्लियर एनर्जी को इस्तेमाल करना चाहिए। पीस क्या है? एनर्जी क्रिएशन, बड़ी ही साफ, सबसे दुनिया में साफ तरीन जो एनर्जी पैदा होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं हम, कहां से कर सकते हैं? न्यूक्लियर एनर्जी से। सबसे साफ तरीन, जिससे कोई भी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन नहीं होगी। फिर यही जो यूरेनियम वगैरह है, ये जो न्यूक्लियर एनर्जी है, इट इज यूज्ड इन दी मेडिकल साइंस। बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है जिसके अंदर ये इस्तेमाल होती है, और उससे बहुत सारी जो है वो क्योरमेंट की जा सकती है, क्योर किया जा सकता है लोगों को। बहुत सारी चीजें हैं जो मेडिकल साइंस के अंदर सब आ जाते हैं ना। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमें ना जो डिस्ट्रक्टिव पावर है न्यूक्लियर वेपन्स का, उनको शिफ्ट करना है तो एरियाज लाइक मेडिसिन, एग्रीकल्चर एंड पावर जनरेशन। यूरेनियम जो है वो एग्रीकल्चरल जो एस्पेक्ट्स हैं उधर भी इस्तेमाल होता है। तो यूरेनियम का जो इस्तेमाल है वो बहुत सारी जगहों पर हो सकता है न्यूक्लियर एनर्जी का, पर हम उसको किसके लिए करते हैं? सिर्फ डिस्ट्रक्टिव मैनर के अंदर। तो उसको डिस्ट्रक्टिव मैनर से क्या करना है जी? प्रोटेक्ट करना है। तो उससे इस स्पीच के बाद एक ऐसी एजेंसी बनी जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, IAEA, इन 1957, जिसका ये काम था कि वो प्रमोट करे सेफ, सिक्योर एंड पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। ये जो दुनिया के अंदर जो कंट्रीज हैं, जब वो न्यूक्लियर वेपन्स बनाते हैं या न्यूक्लियर फैसिलिटीज जो है वो क्रिएट करते हैं या न्यूक्लियर प्लांट्स रखते हैं, तो उनकी जो मॉनिटरिंग है, उनके ऊपर जो सर्वेलेंस है, वो कौन करता है? वो IAEA करता है। और दुनिया के सारे कंट्रीज के ऊपर ये लाजिम है कि वो क्या करें, जब भी IAEA कहे उनको कि जी मैं देखना चाहता हूँ आपका न्यूक्लियर प्लांट, तो दे शुड द स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड अलो द AIEA कि आप आए और इंस्पेक्शन कर लें। रिसेंटली 12 जून को जब इसराइल ने हमला किया ईरान के ऊपर, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि जी IAEA ने जो रिपोर्ट रिसेंटली दी है ऑन दी ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, वो ये दी है कि जी ईरान जो है वो हमें एक्सेस नहीं दे रहा, और हमें ये लगता है कि ईरान इज नॉट फुलफिलिंग इट्स प्रोमिसेस अंडर द न्यूक्लियर एंटी प्रोलिफरेशन नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जो NPT है, हम पढ़ते हैं अभी उसको। तो जी हमें अब एग्जिस्टेंशियल खतरा है, तो वी आर डूइंग द प्रिवेंटिव स्ट्राइक। तो किसको उन्होंने मेंशन किया? दे मेंशनड दी AIEA। अब ये AIEA का जो कॉन्सेप्ट डेवलप होता है वो कहां से होता है? एटम्स फॉर पीस स्पीक बाय आइजनहोवर सर। सब पर सब सारी सिग्नेटरीज है तकरीबन 8.25 के। नहीं होता ना, वो 8 है। तो यहां पर जी एक चार्ट आपको बनाकर दिया है कि मेजर न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल एग्रीमेंट्स कौन से हैं दुनिया के अंदर। तो ये एंटार्क्टिक ट्रीटी से लेकर न्यू स्टार्ट ट्रीटी तक जाता है, जो कि 2010 के अंदर हुई। अब एंटार्क्टिक ट्रीटी ऑफ 1958 क्या थी? तो अगर आप एंटार्क्टिक ट्रीटी को देखेंगे, तो ये ट्रीटी जो है वो बेसिकली 12 नेशंस ने साइन की थी 1959 के अंदर, जिन्होंने कहा था कि जो एंटार्क्टिक कॉन्टिनेंट है उसको हम सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च के लिए इस्तेमाल करें, उसको हम एक बेस फॉर न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग का नहीं बनाएंगे। क्योंकि कोल्ड वॉर चल रही थी, तो हर कंट्री को ना एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां पर वो जाकर अपने न्यूक्लियर वेपन्स को क्या कर सके?
टेस्ट कर सके। और आप सबको पता है कि अंटार्कटिका में कोई भी इतनी ज्यादा आबादी नहीं है, तो इट वाज अ वेरी गुड प्लेस टू टेस्ट योर न्यूक्लियर वेपन्स। तो 1959 के अंदर मल्टीपल कंट्रीज ने, यूएसए, यूके, मल्टीपल अदर कंट्रीज, उन्होंने कहा कि जी हम जो है अंटार्कटिका को एज अ बेस फॉर रिसर्च कर सकते हैं, हम वहां पर साइंटिफिक रिसर्च एंड इंटरनेशनल कॉपरेशन कर सकते हैं, पर वहां पर जाकर न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह नहीं करेंगे। ठीक है, तो पहली ट्रीटी यहां से स्टार्ट हुई। फिर पार्शियल टेस्ट बैंड ट्रीटी आई 1963 के अंदर, जिसको हम लिमिटेड टेस्ट बैंड ट्रीटी कहते हैं, जिसने क्या किया, जिसने प्रोहिबिट किया कि आप न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट नहीं कर सकते एटमॉस्फेयर के अंदर, आउटर स्पेस के अंदर और अंडर वाटर। कि बहुत सारे कंट्रीज ने क्या किया, वो ये कह रहे थे कि जी हम माहौल में जाकर, ऊपर हवा में जाकर क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं कि क्या बम जो है वो कामयाब हुआ कि नहीं हुआ। फिर कुछ कंट्रीज ने कहा चलो अगर माहौल खराब होता है तो हम आउटर स्पेस में चले जाएंगे, स्ट्रेटोस्फीयर को छोड़कर आगे चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। तो और फिर कुछ ने कहा कि चलो अगर आउटर स्पेस भी पसंद नहीं तो हम ओशन के अंदर कर लेते हैं, हम ओशन के अंडर कर लेते हैं, अंडर वाटर। दोनों ने कहा भाई अगर आप ओशन के अंदर करोगे तो मरीन लाइफ तबाह हो जाएगी पूरी। तो इस पार्शियल टेस्ट बैंड ट्रीटी ने क्या कहा कि इन तीनों जगहों पर आप न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट नहीं कर सकते। तो फिर इन्होंने अलाउ किया कि आप अंडरग्राउंड जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हो, कोई खजाने बनाओ, अंदर जाओ और अंदर जाकर ब्लास्ट कर लो, क्योंकि वहां पर आपको अलाउ कर देते हैं। पर एटमॉस्फेयर, आउटर स्पेस और अंडरग्राउंड, मतलब अंडर वाटर जो है, उधर आप इस्तेमाल टेस्ट जो है न्यूक्लियर वेपन्स के नहीं कर सकते। फिर अगेन एक ट्रीटी आई 1967 के अंदर, जिसको हम कहते हैं आउटर स्पेस ट्रीटी। अब इसके अंदर ये हुआ कि ये वो दौर है, आपको याद होना चाहिए, कि जहां पर ना स्पेस वॉर भी हो रही थी कि कौन पहले चांद पर पहुंचेगा। ठीक है, कौन पहले चांद पर पहुंचेगा। इट वाज अ स्पेस रेस बिटवीन अमेरिका एंड यूएसएसआर के कौन जाता है। तो नील आर्मस्ट्रांग जो है वहां पर पहले पहुंच गए। अब हुआ ये, खतरा ये हुआ कि ये ना हो कि अमेरिका अगर पहले पहुंच गया, फिर उसके बाद मॉस्को पहुंच गया, फिर यूके पहुंच गया, दे विल स्टार्ट टू कॉलोनाइज द मून, दे विल स्टार्ट टू कॉलोनाइज द मून एंड अदर प्लैनेट्स ऑफ द यूनिवर्स। जी मैं मार्स पर पहुंच गया, मार्स मेरा है क्योंकि मैं पहले पहुंचा हूं। और फिर खतरा ये था कि ये लोग मून के ऊपर ना न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग शुरू कर दें, क्योंकि आउटर स्पेस में नहीं कर सकते तो भाई मून पर कर लेते हैं, वहां पर कौन रहता है। तो इन्होंने क्या किया, आउटर स्पेस ट्रीटी की कि भाई आप मून पर, मार्स पर, ऐसे कोई भी प्लैनेट पर जाकर एक तो कब्जा नहीं कर सकते, वहां पर न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो प्लांट नहीं कर सकते, और वहां पर टेस्टिंग भी नहीं कर सकते। फिर 1968 में न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी आती है, इसके ऊपर हम नीचे बात करते हैं। उसके बाद ये स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी वन ऑफ 1972, जिसको हम सॉल्ट वन कहते हैं। क्या कहते हैं जी, सॉल्ट वन, द स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी। ये एक सीरीज है जी निगोशिएशन एंड एग्रीमेंट्स की। सॉल्ट वन हुआ, फिर सॉल्ट टू हुआ, ये न्यू सॉल्ट हुआ। तो ये एक सीरीज है बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड सोवियत यूनियन, जो कि मई 26 1972 के अंदर हुई। वहां पर इन्होंने कहा कि जी हम इंटरिम एग्रीमेंट करते हैं कि जो हमारे ऑफेंसिव स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स है उनका नंबर हम कम करेंगे। दूसरा उन्होंने कहा एंटी बैलिस्टिक मिसाइल जो एबीएम ट्रीटी है उसको हम क्या करेंगे जी, इस्तेमाल करेंगे, और अपनी जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उनको भी क्या करेंगे, कम करेंगे, रिस्ट्रिक्ट करेंगे। उसके बाद इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी, अगेन ये भी किसके अंदर हुई जी, बिटवीन दी अमेरिका एंड सोवियत यूनियन हुई। इसके अंदर उन्होंने कहा कि जो एक इंटरमीडिएट रेंज के न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको हम क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। मतलब 500 से 5500 किलोमीटर तक जो भी वेपन्स हैं अमेरिका के पास, न्यूक्लियर वेपन्स जो कि अमेरिका के पास है और रशिया के पास है, उस टाइम का यूएसएसआर के पास है, वो हम क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी ऑफ 1967। यस, क्योंकि एक दूसरे को मारना भी तो है ना। फिर ये पूछते हैं फिर उनको फोन करके। उसके बाद स्टार्ट, इसके बाद क्या है जी, स्टार्ट वन।
स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, ये भी एक सीरीज ऑफ बायलैटरल आर्म्स कंट्रोल एग्रीमेंट्स है यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन के बीच में, कि जी हम अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनकी लिमिट करेंगे, कम करेंगे। इसके तहत इन दोनों ने ये कहा कि हम 1600 स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर डिलीवरी व्हीकल्स रखेंगे, 6000 वॉर हेड्स रखेंगे, और आईसीबीएम इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स की भी जो एक तादाद है वो सेट करेंगे। उससे ज्यादा ना तो रशिया रखेगा ना तो अमेरिका रखेगा। उसके बाद स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी 2 आई 1993 के अंदर, इनके अंदर उन्होंने कहा कि जी हम जो है बायलैटरल एग्रीमेंट था यूनाइटेड स्टेट रशिया के दरमियान, कि अगेन यही था कि जी हम जो हमारे स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं उनको रिड्यूस करेंगे, और ये फोर्स में नहीं आ पाई क्योंकि रशिया ने इसको रेटिफाई ही नहीं किया। इट वाज अ ट्रीटी और रशिया डिड नॉट रेटिफाइड इट। उसके बाद सीटीबीटी, कंप्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। अब इस ट्रीटी, ये बेहतरीन ट्रीटी है, ये एक बेहतरीन ट्रीटी है, पर इसका मसला ये है कि इसको 8 जो न्यूक्लियर पावर कंट्रीज हैं उन्होंने साइन नहीं किया। और ये ट्रीटी कहती है कि जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स है वो आप नहीं कर सकते, आप टेस्टिंग नहीं कर सकते, आप न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन नहीं कर सकते फॉर मिलिट्री और सिविलियन पर्पसेस। अगर कोई भी चीज डैमेज करती है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की एनवायरनमेंट को, तो वो भी आप नहीं कर सकते। अब ये जो है वो हो तो गई है, इस वक्त इसको 187 नेशन ने साइन भी किया है और रेटिफाइड बाय 178 कंट्रीज, पर ये फोर्स में नहीं आई। क्यों? क्योंकि 8 न्यूक्लियर पावर जो है, अमेरिका, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, जो न्यूक्लियर पावर्स हैं, उन्होंने इसको रेटिफाई नहीं किया। तो जब तक वो रेटिफाई नहीं करते इस ट्रीटी का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि एक्चुअली ये सब कुछ करते वो 8 है जो कि इसका हिस्सा नहीं है। साइंड एक तो होता है ना प्रिलिमिनरी, आपको एक प्रपोजल आता है कि ये आपने साइन किया कि जी ये करना चाहिए, फिर एक ऑफिशियल ड्राफ्ट आता है कि जी अब हम वी आर द पार्ट ऑफ दिस ट्रीटी, तो आप यू रेटिफाई। उसके बाद ये स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी ऑफ 2002, सॉट, इसको कहते हैं जी सॉट। इसके ये मॉस्को ट्रीटी भी है, ये यूनाइटेड स्टेट्स एंड रशिया के अंदर हुई 24 मई 2002 के अंदर, कि जी हम अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स को लिमिट करेंगे, रिड्यूस करेंगे। इसको फोर्स में आना था 2012 के अंदर, पर और ये था कि जी हर कंट्री जो है इससे विड्रॉ कर सकता है कभी भी चाहे, अगर उनके नेशनल इंटरेस्ट में हो। तो ये जो है ना, ब्रिटेन साहब ने विड्रॉ कर लिया क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट में था। फिर जी न्यू स्टार्ट ट्रीटी 2010 के अंदर हुई। अगेन इट वाज ट्रीटी टू लिमिट दी वेपन्स वॉरहेड्स, न्यूक्लियर वॉरहेड्स ऑफ रशिया एंड अमेरिका। ये 2010 के अंदर साइन हुई प्राग के अंदर, पर अगेन आफ्टर रेटिफिकेशन इट इंटर्ड इनटू फोर्स ऑन 5 फरवरी 2011। इसको कहा गया कि जो स्टार्ट वन हुई थी 1991 की, उसकी ही कंटिन्यूएशन है। पर इसको 2023 के अंदर रशिया ने ये अनाउंस किया कि जी हम जो है वो सस्पेंड करते हैं द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू स्टार्ट, क्योंकि पुतिन साहब को लगा कि अमेरिका इज नॉट फॉलोइंग द कंटूर्स फीचर्स ऑफ द न्यू स्टार्ट ट्रीटी, इसीलिए जी हमें भी फॉलो नहीं करना। और उन्होंने अगेन कहा कि जी हमें न्यूक्लियर सॉरी द जियोपॉलिटिकल कंडीशंस जो है इस वक्त की, वो हमें सूट नहीं करती कि हम न्यू स्टार्ट ट्रीटी को क्या करें, फॉलो करें। दैट इज व्हाई वी आर लीविंग इट। उसके बाद जी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी ऑफ 1968। जहां तक ना थोड़े से इनकी शॉर्ट कमिंग्स लिख लो, नोट्स के अंदर नहीं है पर इधर लिख लो, ठीक, जिनको ना आप इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, हमने ऊपर पढ़ा के एक ट्रीटी है सॉर्ट, ठीक है, और एक इसके अंदर ये वाली प्रोविजन आप देख सकते हो कि ईच कंट्री कैन विथड्रॉ फ्रॉम द ट्रीटी विद 3 months नोटिसिंग बाय साइटिंग अ सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट। कि ट्रीटीज ये लोग तो बनाते हैं, ये लोग ट्रीटीज तो बनाते हैं, पर उन ट्रीटीज के अंदर ऐसे प्रोविजंस भी रखते हैं जहां से ये आराम से निकल जाते हैं, जो कि एक्चुअली न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को इस दुनिया में रोक नहीं रही। फॉर एग्जाम्पल, उसके अंदर आप मिसाल दे सकते हो कि सॉर्ट देख लो, कि सॉर्ट का एक प्रोविजन बनाया हुआ है कि सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट जो है उसके अंदर आप इससे विड्रॉ कर सकते हो। नाउ हु विल डिफाइन व्हाट इज सुप्रीम
नेशनल इंटरेस्ट एंड व्हाट इज नॉट द सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट। अगर पुतिन को लगता है कि जी अमेरिका और मेरे ताल्लुकात ठीक नहीं है, तो मेरा सुप्रीम इंटरेस्ट ये है कि जी मैंने सॉर्ट का हिस्सा नहीं रहना, तब उससे कौन पूछेगा कि तुम्हारा सुप्रीम इंटरेस्ट ये नहीं है। या अमेरिका को लगता है कि जी मैं आजकल रशिया यूक्रेन वार हो रही है, मैं सॉर्ट का हिस्सा नहीं हूं, वो छोड़कर चला जाए, तो वो कहे ये मेरा सुप्रीम इंटरेस्ट है। तो आप लोग ऐसी ट्रीटीज बनाते हो, फिर उनके अंदर ही प्रोविजंस रखते हो कि आप उनको छोड़ दो। फिर दूसरा, जब आप कहते हो कि जी हमें न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन की तरफ जाना है, और उसके जो चैंपियंस बनते हैं वो अमेरिका वगैरह बनते हैं, ऐसा ही है ना, कि जो एस्टेब्लिश पावर्स हैं, अमेरिका, फ्रांस, बर्तानिया, ये लोग कहते हैं ना कि जी दुनिया के अंदर नॉन प्रोलिफरेशन होनी चाहिए, कि ये नहीं होना चाहिए, कि वो नहीं होना चाहिए, पीटी पीटी बननी है ना। तो व्हाई यू आर नॉट साइनिंग इट? कि आप लोगों की हकदर्मी है कि आप लोग ये चाहते हो, आप लोग ये चाहते हो कि दुनिया के अंदर मतलब न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन होती रहे ना। और ये जो सारी की सारी ट्रीटीज है, तीसरी पॉइंट आप ये लिख सकते हैं कि ये जो सारी की सारी ट्रीटीज हैं, दे आर नॉन बाइंडिंग। बाइंडिंग तो कोई है ही नहीं। मतलब आप इस ट्रीटी का हिस्सा हो या आप इस ट्रीटी का हिस्सा नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दुनिया आपको कुछ भी नहीं कह सकती, क्योंकि दे आर नॉट बाइंडिंग। जैसे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली होती है, उधर कोई भी रेजोल्यूशन लेकर आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो बाइंडिंग होता ही नहीं, वो बाइंडिंग होता ही नहीं। द हेग के अंदर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, आईसीजे, उसके फैसले बाइंडिंग नहीं है जी। आपने कोर्ट तो बना ली, उसने कहा चाइना को कि जी ये जो इंडो पैसिफिक ओशियन के अंदर साउथ चाइना सी है, इसके अंदर तुम गलत कर रहे हो, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनाई, इनका हक बनता है साउथ चाइना सी के ऊपर, वो उनको दो। तो चाइना ने कहा हु इज दी आईसीजे, वी डू नॉट रिकॉग्नाइज इट। तो वो कुछ कर ही नहीं सकता। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल, हाँ आईसीसी, वो कहती है नेतन्याहू इज अ वॉर क्रिमिनल और उसको अरेस्ट करो, दुनिया में कोई भी उसको अरेस्ट नहीं कर रहा। तो ऐसे इंस्टीट्यूशन, ऐसी न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन की जो ट्रीटीज है, इनका फायदा क्या है जो कि अल्टीमेटली बाइंडिंग ही ना हो। दुनिया में सिर्फ एक ट्रीटी है जो कि बाइंडिंग है, वो है एनपीटी। बाकी कोई भी ट्रीटी जो है आपने ऐसी बनाई नहीं जो कि बाइंडिंग हो, जो कि एक्चुअली न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को रोक सके। तो आपको नहीं लगता इट इज द हिपोक्रेसी ऑफ द न्यूक्लियर पावर्स इन द वर्ल्ड के वो ट्रीटीज तो बना देते हैं दुनिया को ये शो करने के लिए कि जी वी आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन, बट एक्चुअली दे आर नॉट। वकास साहब की तरह लग रहा है, नया अफसर वकास आ रहे हैं सर को कहूँ, सर वेलकम टू द क्लास। उसके बाद चौथी चीज ये भी आप ऐड कर सकते हो कि जियो पोलिटिकल सिचुएशन, कि ये जो न्यूक्लियर पावर्स है, खास करके जो वर्ल्ड पावर्स हैं, जैसे चाइना, रशिया, अमेरिका, दे यूटिलाइज द जियोपॉलिटिकल सिचुएशन टू प्रमोट द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोलिफरेशन एंड एंटी प्रोलिफरेशन। प्यूटन साहब कहता है मैं न्यू ये जो स्टार ट्रीटी है उसका हिस्सा नहीं बनूंगा, क्यों? क्योंकि इस वक्त जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इस चीज को डिमांड नहीं करती। तो मतलब आपको जब फायदा होता है तो आप लोग क्या करते हो, ट्रीटी साइन कर लेते हो कि ये अभी फायदा है। जैसे ही आपका पॉलिटिकल फायदा खत्म हुआ तो आप उस ट्रीटी से निकल जाते हो। तो क्या आप एक्चुअली पॉलिटिक्स कर रहे हो या दुनिया से न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को खत्म करना है आपने? स्प्रिट, यू डोंट वांट टू एंड द न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, तभी फिर आप ईरान को क्यों कह रहे हो, फिर आप नॉर्थ कोरिया को क्यों कह रहे हो? फिर तो किसी को भी नहीं होना चाहिए, सबके पास हक होना चाहिए। जैसे अर्जगान साहब ने कहा था कि जी इन सब ने अपने अपने न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए और अब हमें मॉरलिटी का ज्ञान देते हैं। सबसे बड़ा हॉप्स तो एटम्स फॉर पीस था, आपने अभी अभी लिया है, अभी अभी बनाया है, उसको इस्तेमाल किया है। नाउ यू वांट यूज द न्यूक्लियर एनर्जी फॉर द पीसफुल मेजर्स। डोंट यू थिंक सो? It was the biggest hoax, that speech of Eisenhower, atoms for the peace. Then why don't you utilize it for the
पीसफुल पर्पसेस, आपने उनको डिस्ट्रक्टिव पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया। आपने हिरोशिमा नागासाकी के अंदर लाखों लोगों को मारा, उसके बाद आप हमें लेक्चर दे रहे हो कि द एटम शुड बी यूज फॉर द पीसफुल पर्पसेस। महदी हसन कहते हैं कि वी डोंट नीड द लेसन फ्रॉम द वेस्ट, दे शुड नॉट टीच द मॉरलिटी टू द इस्लामिक वर्ल्ड कि जी क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि सबसे ज्यादा दुनिया की जो जंगें हैं वो क्रिश्चियन एंड जुडेओ क्रिश्चियन लोगों ने लड़ी। ऐसा है कि नहीं? जी, मूवी बेची नहीं थी वो, बड़ा बोर किया उसने। वो क्या था जिसने माइन छोटे छोटे माइनिंग बनाए, उसका नाम क्या था? माइंस छोटे वो माइनिंग के लिए वो बम्स कौन से इस्तेमाल होते हैं यार? वो एक था जिसने ना जो गुफाएं बनाते हैं, हम उसका साइंटिस्ट का नाम याद नहीं, जिस जो बम्स इस्तेमाल होते हैं गुफाओं पहाड़ों को तोड़ने के लिए, माइंस सिखाते हैं ना। हाँ, नोबेल साहब, शाबाश। नोबेल साहब ने कहा था कि मैंने ये माइंस बनाकर दुनिया के ऊपर सबसे बड़ा क्या किया है, जुल्म किया है। फिर उसने कहा कि मैं ये सारे के सारे न्यूक्लियर, सॉरी, सारे के सारे ये जो बॉम्ब्स की टेक्नोलॉजीज है वगैरह वगैरह वगैरह, इनको क्या कर रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ। और मैं नहीं चाहता कि दुनिया जो है इस तरफ जाए, क्योंकि मैंने जब ये माइंस वगैरह बम्स वगैरह बनाए थे वो बनाए थे पीसफुल पर्पजेस के लिए, पर दुनिया उनको इस्तेमाल कर रही है डिस्ट्रक्टिव पर्पजेस के लिए। तो फोर हमें इन सब से छोड़ना चाहिए। और आई एम स्टार्टिंग विथ माई सेल्फ कि जी हम मैं अब कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करूंगा। दैट इज वाई नोबेल पीस प्राइज होता है। तो ये बात बताने का मकसद क्या था कि ही रियली वांटेड टू डू इट। ये सिर्फ स्पीचेस है, एटम्स फॉर द पीस, द हिपोक्रेसी ऑफ द न्यूक्लियर पावर, नॉट द वेस्ट, द न्यूक्लियर पावर्स। उसके अंदर पाकिस्तान भी है। पाकिस्तान भी कहता है ना न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन नहीं होनी चाहिए, तो तुमने क्यों बनाया, क्यों बेचा ईरान को? हम तो सऊदी अरबिया को भी बेच दें, कोई मसला ही नहीं है। ना ना ना, उनसे हमने लिया था। डिक्टेटर देखो उसमें हंसता है, कहता है डिक्टेटर इज वंडरफुल और पीसफुल पीसफुल पर्पसेस। जिस तरह से हंसता है, इट इज एक्चुअली दैट सीन। बिल्कुल। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी ऑफ 1968, अब ये मैंने अलग से इसलिए लिखी है, इसके प्रोविजंस भी लिखे हैं, थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी लिखा है, क्योंकि ये सवाल के अंदर आती है, डायरेक्टली इसके पूछते हैं। तो ये एक लैंडमार्क इंटरनेशनल एग्रीमेंट था जिसका काम है कि ये स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स को प्रिवेंट करना और पीसफुल यूजेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी को प्रमोट करना। ये ट्रीटी जो है रिप्रेजेंट करती है द ओनली बाइंडिंग कमिटमेंट इन अ मल्टीलैटरल ट्रीटी टू द गोल ऑफ डिसआर्मामेंट बाय द न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स। ये एक ही ट्रीटी है जिसने भी इसको रेटिफाई किया है वो अब न्यूक्लियर वेपन्स इसके अंदर रहते हुए नहीं बना सकते, तभी क्योंकि इसकी डिसीजंस जो है विल बी बाइंडिंग। और अगर वो कोई उनके खिलाफ जाता है तो द वर्ल्ड विल एक्सोलेट दैट कंट्री, जैसे नॉर्थ कोरिया को किया गया। ठीक है, तभी ईरान ने इस बात का थ्रेटन किया राइटली कि जी अब हम जो है एनपीटी को छोड़ देंगे, और जब हमने एनपीटी को छोड़ दिया तो उसकी कोई भी बाइंडिंग्स जो है हमारे ऊपर लागू नहीं होंगी, देन वी कैन हैव अवर न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो ये 1970 के अंदर फोर्स के अंदर आई थी, 1995 के अंदर ये ट्रीटी को इंडेफिनेटली एक्सटेंडेड कर लिया था कि जब तक दुनिया है तब तक ये ट्रीटी जो है लागू रहेगी। 191 स्टेट्स जो है उस ट्रीटी को ज्वाइन कर चुके हैं। 5 न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स जो है उन्होंने भी इसको ज्वाइन किया। मोर कंट्रीज हैव रेटिफाइड द एनपीटी देन एनी अदर लिमिटेशन एंड डिसआर्मामेंट एग्रीमेंट। उसके बाद इसके 3 पिलर्स है। अगर आपसे कोई भी पूछे कि जी व्हाट आर द 3 पिलर्स ऑफ एनपीटी, तो वो 3 है। पहला है जी प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, कि आप न्यूक्लियर वेपन्स को स्प्रेड नहीं कर सकते, नंबर 1। दूसरा, प्रोमोटिंग कॉपरेशन इन द पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, कि हमने एक दूसरे के साथ कॉपरेशन करनी है इन प्रोमोटिंग द पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी एंड फर्दरिंग द गोल ऑफ न्यूक्लियर
डिसआर्मामेंट, और जो कि पहले से ही न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज है, हमें कोशिश करनी है कि हम उनको क्या करवाएं, इस बात पर रजामंद कराएं कि दे शुड relinquish their nuclear weapons and they start a drive towards disarmament. तो ये तीन उसके क्या है जी, पिलर्स है। कौन कौन से? promoting cooperation नहीं, ये ऐसे नहीं, preventing the spread of nuclear ये सब मैं भी पढ़ सकता हूँ ना। रोकना सर। सबसे पहले ना शॉर्ट फॉर्म्स बनाया करो ना। पहला नॉन प्रोलिफरेशन, मतलब प्रिवेंशन ऑफ दी न्यूक्लियर वेपन्स, वो प्रमोट ना हो। नंबर 2 कॉपरेशन फॉर दी पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। एंड नंबर 3 जो एस्टेब्लिश्ड पावर्स हैं, जो कि एस्टेब्लिश्ड न्यूक्लियर पावर्स हैं, उनकी क्या कराएं, डिसआर्मामेंट कराएं। तो एंटी प्रोलिफरेशन नंबर 1, peaceful use of nuclear energy number 2, and number 3 is disarmament of the nuclear weapons. और इसका जो कोर ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजी टू कंट्रीज दैट डू नॉट ऑलरेडी पोजेस देम। तो जिनके पास नहीं है उनको ना ही हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दें, ना ही उनको वेपन्स दें। और अगर कोई भी कंट्री ट्रांसफर करने की कोशिश करे तो हम उसको क्या कर लें, रोक लें। और इस सारी की सारी मॉनिटरिंग के लिए उसने जो मदद हासिल की हुई है वो किसकी की हुई है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की। तो जो प्रोविजंस एनपीटी के लागू होते हैं किसी भी कंट्री के ऊपर, वो किसके थ्रू करते हैं या किसकी सर्वेलेंस एंड मॉनिटरिंग के थ्रू होते हैं, IAEA के थ्रू। अब इसके 7 प्रोविजंस है। एक है जी आर्टिकल 1 के जी, द न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स अंडरटेक नॉट टू ट्रांसफर एनी रेसिपिएंट व्हाटसोएवर न्यूक्लियर वेपन्स। मतलब पहला प्रोविजन ये है कि आप न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो है वो ट्रांसफर नहीं करोगे। नंबर 2 क्या है, जो नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं वो कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो बनाएंगे नहीं, ये आर्टिकल 2 ऑफ द एनपीटी कहता है। नंबर 3 क्या है, आर्टिकल 3 ये कहता है कि जो नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं वो हमेशा इंटरनेशनल सेफगार्ड्स और एग्रीमेंट्स को फॉलो करेंगे, और वो अलाउ करेंगे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को वो कभी भी आए और उनके जो न्यूक्लियर मटेरियल या जो उनके न्यूक्लियर प्लांट्स हैं उनको क्या कर सके, मॉनिटर और सर्वेलेंस कर सके। चौथा क्या है कि पार्टीज में एंगेज इन पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम्स इन मैनर कंसिस्टेंट विद द आर्टिकल 1 and HN are expected to assist the nuclear programs of other parties with special attention to the needs of developing countries। के चौथे के अंदर क्या है कि आप पीसफुली प्रमोट करोगे न्यूक्लियर एनर्जी को फॉर द पर्पसेस ऑफ पीसफुल मैनर, ठीक है ना, जैसे मेडिसिन के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर, एनर्जी के लिए। पांचवा जो है वो है कि जी ऑल पार्टीज टू परस्यू गुड फेथ नेगोशिएशन ऑन इफेक्टिव मेजर्स रिलेटिंग टू एंडिंग द न्यूक्लियर आर्म रेस एट अर्ली डेट। अगर कोई भी जो आर्म रेस को, न्यूक्लियर आर्म रेस को खत्म करना चाहता है और न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट करना चाहता है तो आप उनके साथ नेगोशिएशन इस तरीके से करोगे कि आप उनको बेनिफिट्स दो। जैसे जैसे मिसाल दूं मैं आपको कि काजाकिस्तान ने, यूक्रेन ने ये कहा कि जब सोवियत यूनियन टूट गई तो उनके पास क्या थे, न्यूक्लियर वेपन्स थे। आई टोल्ड यू यस्टरडे उनके पास क्या थे, रशिया के न्यूक्लियर वेपन्स थे। तो उन्होंने क्या किया, वो न्यूक्लियर वेपन्स वापस रशिया को दे दिए कि हम जो है वो नहीं रखना चाहते ये न्यूक्लियर वेपन्स। अब उसके बदले में उनको क्या मिला, उनको इन दिस जेस्चर ऑफ गुडविल अमेरिका ने उनके साथ इकोनॉमिक डील्स, उनको लोन दिए, इकोनॉमिक डील की कि जी आपने अच्छा काम किया है, उसके लिए हम भी आपको क्या कर रहे हैं, फेवर्स दे रहे हैं। और लास्टली recognize the right of any group or state to conclude regional treaties ensuring the total absence of nuclear weapons in their respective territories। के कोई भी रीजन की कंट्रीज हैं, रशिया क्या अमेरिका है, अगर वो कोई भी म्यूचुअल ऐसी ट्रीटी करना चाहते हैं जिससे न्यूक्लियर वेपन्स का जो इस्तेमाल है वो कम होगा तो दे कैन डू इट। अगर पाकिस्तान इंडिया रीजनल लेवल पर कोई ऐसी ट्रीटी करना चाहते हैं जिससे न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन जो है वो कम होगी तो दे कैन डू इट। तो दीज आर द प्रोविजंस ऑफ द एनपीटी, ठीक है। लास्टली जी सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म इसके ऊपर है कि भाई आपके जो फ्रांस है, आपका जो चाइना है, वो दोनों इसके सिग्नेटरीज नहीं है। फ्रांस एंड चाइना आर नॉट द मेंबर्स ऑफ एनपीटी। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि जी जो दो बड़े पावर्स हैं दुनिया के,
इस वक्त इकोनॉमिक पावर्स हैं, पॉलिटिकल पावर्स हैं, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ एनपीटी, जो कि इसके करेक्टर को, ग्लोबल करेक्टर को क्या करता है जी, डैमेज करता है। उसके बाद नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स जो है, उन्होंने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को क्या किया, लिमिट किया। जैसे अर्जेंटीना हो गया, ब्राजील वगैरह हो गया, इंडिया, इसराइल, साउथ अफ्रीका, पर दीज पावर वर क्लोज टू बीइंग कैपेबल ऑफ द टेक्नोलॉजी, कि आप, इन्होंने तो खुद छोड़ा ना, ब्राजील ने, अर्जेंटीना ने, कि जी हम न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाते, पर उन्होंने बना लिए थे, जिसकी वजह से हम उनको कौन से कंट्रीज कहते हैं, ओपेक कंट्रीज, ओपेक न्यूक्लियर कंट्रीज। आई टोल्ड यू यस्टरडे कि उनको क्या कहा जाता है जी, ओपेक न्यूक्लियर कंट्रीज। वो कंट्रीज जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स तो हो पर उन्होंने डिक्लेयर अपने आप को ना किया, तो उनको कहा जाता है ओपेक न्यूक्लियर कंट्रीज। तो ये जो ओपेक न्यूक्लियर कंट्रीज, इसके अंदर ब्राजील, अर्जेंटीना वगैरह आते थे, तो दे वर द न्यूक्लियर पावर्स, पर उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर नहीं किया, और फिर अपना जो न्यूक्लियर वो है, क्या कहते हैं, प्रोग्राम है, उसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। पर डोंट यू थिंक सो कि इट इज द फेल्यूर ऑफ एनपीटी कि वो उनको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हासिल करने से रोक ना पाई, क्योंकि उन्होंने तो बाद में किया, ये तो 1968 में बनी थी। तो 1968 से आप अभी तक 1990s के अंदर इन लोगों ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम्स जो है वो डेवलप कर लिए, और एनपीटी वाज अ फेलियर टू स्टॉप देम। तो डिस्पाइट द एनपीटी, दुनिया के अंदर बहुत सारे कंट्रीज जो है, दे बिकम द न्यूक्लियर पावर, तो वी हैवंट साइंड द एनपीटी। उसके बाद 1974 के अंदर न्यूक्लियर क्लब जो है वो एक्सप्लोड हुआ। पाकिस्तान ने एटॉमिक बम जो है 1983 के अंदर टेस्ट किया, इंडिया ने टेस्ट किया, तो उनको भी तो आप नहीं रोक पाए। एंड अल्टीमेटली इंडिया एंड पाकिस्तान बिकेम दी न्यूक्लियर पावर कंट्रीज, तो एनपीटी उनको भी रोक नहीं पाया। फिर ईरान, इसराइल, नॉर्थ कोरिया, दे हैव बिकम द एजेंट्स ऑफ न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, एंड एनपीटी इज अ फेल्यूर टू स्टॉप देम, तो वो उनको भी रोक नहीं पाई। तो दीज आर द फेल्यूर्स ऑफ न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटीज। उसके बाद ये मैंने 4 5 6 और भी फेल्यूर्स लिखे इसी नेचर के। तो आई होप कि आपको ये न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी एंड नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी और आपको न्यूक्लियर रिजीम्स का समझ आ गई हो। अब बेसिकली इसके अंदर ना पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 और आईआर के पार्ट के अंदर है जी यूजेज ऑफ थेरीज। थेरीज के बगैर इस्तेमाल ये क्वेश्चंस हो ही नहीं सकते। ये कितनी भी डेटा लिख लो, थेरी के बगैर मार्क्स ही नहीं आने, थेरीज के बगैर मार्क्स आने ही नहीं। तो वो जो थेरीज है उनकी इंप्लीमेंटेशन के अंदर एक थेरी आती है लिबरलिज्म, दूसरी थेरी आती है रियलिज्म, ठीक है, तीसरी थेरी आती है कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है, उसके बाद थेरी आती है जी मार्क्सिज्म, उसके बाद थेरी आती है पोस्ट कॉलोनियलिज्म, उसके बाद आती है स्ट्रक्चरलिज्म, उसके बाद आती है पोस्ट मॉडर्निज्म, ठीक है, एंड देयर आर मल्टीपल अदर पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एंड देयर आर मल्टीपल अदर थ्योरीज जो कि आप इधर अप्लाई कर सकते हो फॉर गेनिंग दी मार्क्स, ठीक है। अब हमारा डेमो क्लास यहाँ पर होता है पूरा। द एप्लीकेशन ऑफ दीज थ्योरीज आई विल टीच यू इन द फाइनल लेक्चर। जो फाइनल लेक्चर मींस जो कि रेगुलर सेशन हमारा स्टार्ट होगा, तो उसके अंदर आई विल टेल यू कि ये थ्योरीज क्या है पॉलिटिकल साइंस का, जो कि मंडे से होगा, जब रजिस्ट्रेशन हो जाएंगी और सारे लोग आ जाएंगे, तो फ्रॉम मंडे आई विल टेल यू, जो पहला लेक्चर होगा वो होगा इन थ्योरीज के ऊपर, उनकी एप्लीकेशंस के ऊपर, के इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर इन थ्योरीज को हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं और अपने मेंबर्स जो है वो एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। अभी कोई सवाल है तो पूछ लें। पॉलिटिकल साइंस का जो लेक्चर है, हमारा जो क्लास है, जो रेगुलर सेशन है, वो स्टार्ट होगा फ्रॉम नेक्स्ट मंडे, और टाइमिंग वुड बी 7:30, ठीक है, क्योंकि 6 बजे हमारी पाकिस्तान अफेयर की क्लास होती है। कोई सवाल है, कुछ भी पूछना है तो सब टीम कर लो जी। कंपनी के पाकिस्तान और इंडिया को मैंने